देखो पहला क्वेश्चन लिखना, लिखो वाई आर द, क्वेश्चन लिखो पहला, वाई आर द सॉलिड्स आर रिजिड, वाई आर द सॉलिड्स आर रिजिड, वाई आर द सॉलिड्स आर रिजिड। इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो बिल्कुल पास पास होते हैं, इसी कारण क्या होते हैं, सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। ठीक है, लिखो बिकॉज इन सॉलिड्स, बिकॉज, आंसर में लिखना बिकॉज इन सॉलिड्स, बिकॉज इन सॉलिड्स constituent particles are closely packed, constituent particles are closely packed due to strong intermolecular attraction force, due to strong intermolecular attraction force। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। सेकंड क्वेश्चन लिखो, वाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। इसका भी आंसर वही है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, मतलब इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसी कारण क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट होगा, फिक्स होगा, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। लिखो ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, due to regular arrangement of constituent particles, comma solids have fixed geometry, solids have fixed geometry and particles have fixed position, particles have fixed position। अगला क्वेश्चन लिखना, लिखो सॉलिड ए इज वेरी हार्ड, solid A is very hard, comma electrical insulator of electricity, electrical insulator of electricity in both solid and फ्यूज्ड या मोल्टन लिख सकते हो, फ्यूज्ड स्टेट, सॉलिड एंड फ्यूज्ड या फिर मोल्टन हो सकती है ना स्टेट, मतलब दोनों ही कंडीशन में, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड स्टेट में हो, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। कोमा विच टाइप ऑफ सॉलिड इज दिस, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज दिस, which type of solid is this। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा, चार करवाए थे टाइप, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक और कोवेलेंट में से। हार्ड भी है और दोनों स्टेट में क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है।
लास्ट वाला कौन सा था उसमें देखो, लास्ट जो कोवेलेंट होता है वो क्या होता है, हार्ड भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर भी होता है दोनों स्टेट में। ठीक है, तो आंसर लिखो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क, या इसको एटॉमिक भी बोलते, ध्यान रखना, लिख लेना कहीं ब्रैकेट में लिखो तो, नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अगला क्वेश्चन लिखो, क्लासिफाइड द फॉलोइंग classified the following in amorphous and crystalline solid। in amorphous and crystalline solid। एक मिनट रुको, एक काम करो, अब नीचे ये डालते जाओ, मैं लिख रहा हूं जो, जैसे पहला लिखो पॉलीयूरेथेन, सेकंड डालना नेफ्थलीन, तीसरा डालना बेंजोइक एसिड, चौथा डालना टेफ्लॉन। अरे आंसर में कर लो, कैसे भी कर लो, तुम करो मैं बता दूंगा बाद में, लिखो तुम पहले, कैसे भी लिख दो, ब्लैक से लिख दो चाहे ब्लू से लिख दो। इसी के आगे इसका आंसर लिखेंगे, क्रिस्टलाइन है या फिर एमोर्फस है। ये लिखना है सिर्फ, यस 7 तक। ये भी बुक में क्वेश्चन, देखो ऊपर खाली जगह है ना, उसमें ये लिख लो पॉली वर्ड अटैच्ड विद एमोर्फस सॉलिड। जहां भी तुमको पॉली वर्ड दिखेगा, जहां भी पॉली वर्ड होगा, उसमें हमेशा क्या काम में लेंगे, वो हमेशा एमोर्फस सॉलिड होंगे। जहां भी पॉली वर्ड आएगा एमोर्फस सॉलिड होंगे वो। देखो अब देखो इधर चल रही है ना, देखो पॉलीयूरेथेन एक कंपाउंड होता है पॉली, इसमें क्या आ रहा है, पॉलीवर्ड आ रहा है, तो ये ध्यान रखना हमेशा एमोर्फस में आएगा, जो जहां भी पॉलीवर्ड आएगा, और पॉलीवर्ड नहीं आए तो भी देखना भी। नेफ्थलीन ये होता है क्रिस्टलाइन, एमोर्फस मतलब नॉन क्रिस्टलाइन। बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन। टेफ्लॉन, तुमने पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ लिया, उसमें टेफ्लॉन था एक, जिसका फॉर्मूला क्या था, CF2 था ना टेफ्लॉन। ये क्या है, पॉलीमर है, एक पॉलीमर ही तो है, तो ये किस में आएगा, एमोर्फस में। ध्यान रखना, इस पे नॉन स्टिकी क्रोकरी वगैरह बनाते हैं, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट पे लगवाया था, एमोर्फस। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन आएगा ये। देखो अब सेलोफेन जो होता है
ये मैंने तुमको बताया था। पीवीसी क्या होता है? पॉली वाइनिल क्लोराइड। फाइबर ग्लास, देखो ये सेलोफेन, फाइबर ग्लास वगैरह जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये भी पॉलीमर ही होते हैं। तुमने देखा होगा ये आती है ना, टीन वगैरह आती है, प्लास्टिक वाली आती है ना, जो उसमें फाइबर से भी होते हैं अंदर से, वही होता है ये फाइबर ग्लास। ठीक है, ये भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेम ये सेलोफेन भी। वो कि ये क्या होते हैं? ये सब पॉलीमर ही होते हैं। ठीक है, पीवीसी जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, ये भी पॉली, मतलब एक पूरी लंबी शीट होती है इसमें भी और इसमें भी। तो ये क्या होते हैं? ये पॉलीमर ही होते हैं। किसमें आएंगे? एमोर्फस में। और लास्ट कॉपर क्रिस्टलाइन। ऊपर लिख लेना पॉलीवर्ड अटैच विद एमोर्फस सॉलिड। अगला क्वेश्चन, लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए solid is observed, of a solid is observed to have the same value, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते रहना, सेम वैल्यू along all directions, comment on the, फुल स्टॉप करके, comment on the nature of this solid, ये सॉलिड किस टाइप का है उसके बारे में बताना है, कॉमा would it show, SHOW, would it show cleavage property, देखो क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग विद ऑल डायरेक्शंस, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आ रही है वो हर डायरेक्शन में सेम है। मैंने तुमको एक एग्जांपल बताया था, ये बताया था, देखो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम। देखो इसमें तो क्या, इधर जाएंगे तो अलग अलग पार्टिकल फेस करने पड़ रहे दोनों साइड, इधर जाएंगे तो भी अलग अलग पार्टिकल्स आ गए। देखो इधर सारे बड़े थे, इधर छोटे थे, इधर देखो यहाँ बड़ा छोटा आ रहा है, लेकिन इसमें तो क्या है, सभी डायरेक्शन में वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग वैल्यू है। तो मतलब ये वाला जो बताया तुमको, ये जो बताया था, इसमें क्या था, इसमें किसी भी डायरेक्शन में देखो, मतलब तुम पता था ना एग्जांपल, चाहे इधर देखो चाहे इधर, मान लो एक शादी जिसमें हर तरफ बच्चे भी है, लेडीज भी और जेंट्स भी है, ऐसे इधर मतलब हर जगह वही दिख रहा है, इस डायरेक्शन देखो चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो। तो देखो इसमें यही लिख रहा है कि क्वेश्चन में कि सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शन में। तो सभी डायरेक्शन में सेम वैल्यू किस में है? नॉन क्रिस्टलाइन वाले में, यही तो है, नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमोर्फस वाले में। तो ये तो एक तो आ जाएगा एमोर्फस, और एमोर्फस की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक होगी, ये भी तो बताया था। अब देखो एमोर्फस सॉलिड है, इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टी ये कैसे शो करेगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी बताओ। इसका मतलब क्या है कि इसमें दो समान भागों में इसको काट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते एमोर्फस वाले को, क्रिस्टलाइन वाले को दो समान भागों में बांट सकते हैं। तुमको मैंने एग्जांपल बताए थे, जैसे मार्बल होता है उसमें दो समान भाग में मतलब शार्प सरफेस बनती है उसकी बिल्कुल, लेकिन चौक जो होता है उसकी सरफेस शार्प नहीं होती है, तो चौक किस में आता है, इसमें आता है। तो इसको दो समान भागों में नहीं बांटा जा सकता। दोबारा से देखो, सभी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब इसमें नॉन क्रिस्टलाइन में कहीं भी देखो सब जगह सेम लगेगा, उसका मतलब क्या है, एमोर्फस वाला ही नॉन क्रिस्टलाइन है। ठीक है, और एमोर्फस कौन सी प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक होता है, ये बताया तुमको। और जो इसमें लास्ट क्या है, क्लीवेज प्रॉपर्टी, मतलब इसको समान भागों में बांटा जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता, इसको समान भागों में
ये देखो ये क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन है, मतलब अरेंजमेंट ही सेम इसका इरेगुलर है, तो इसको समान भाग में बांट भी नहीं सकते, तो ये क्या होगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, लिखो आंसर, लिखो इट हैज सेम वैल्यू, इट हैज सेम वैल्यू कॉमा सो इट इज SO, सो इट हैज लिखो, सो इट हैज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, सो इट हैज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक होगी प्रॉपर्टी इसकी, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कॉमा विच इज इन, कॉमा विच इज इन जो किस में होती है, एमोर्फस में होती है, विच इज इन एमोर्फस सॉलिड, विच इज इन एमोर्फस सॉलिड, फुल स्टॉप। It does not show cleavage property, it does not show cleavage property, it does not show cleavage property because it will be, because it will be, it will be cut in CUT cut, because it will be cut in 2 pieces, 2 pieces with irregular surface, 2 pieces with irregular surface। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एरो इंपॉर्टेंट लगवाए तुमको, आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड, इन लिक्विड but not in solid, why, but not in solid, why, क्योंकि लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं हो रही, आयनिक सॉलिड में। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट में हमको क्या मिल जाते हैं, फ्री आयंस मिल जाते हैं, बताया था ना, जैसे ही पानी में डालेंगे नमक को उसमें फ्री आयंस हो जाएंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं होते, इस कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट पास नहीं हो सकती उसमें से। तो ये इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन आता है। लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन लिक्विड स्टेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट, full stop, it conduct electricity, it conduct electricity in liquid state, but it conduct electricity in liquid state but not in solid state, but not in solid state। एक क्वेश्चन और लिख लो लास्ट। लिखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लैटिस पॉइंट, बाई, ये अभी तुमने पढ़ा नहीं, इसको बता रहा हूं मैं, लैटिस पॉइंट, ये आगे अपना टॉपिक यही आने वाला है, लैटिस के बारे में और क्रिस्टल वगैरह क्या होते हैं उसके बारे में आएगा आगे, बाई लैटिस पॉइंट। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होता है, हम एक क्यूब ले रहे हैं, अब यही आएगा आगे। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, उनके बारे में आएगा आगे। देखो, एक ये क्यूब ले लिया, ठीक है, जैसे खेल होता है ना लूडो, उसमें वो होता है पासा होता है, उसमें क्या होती है 6 फेस होते हैं, जैसे इसमें कमरे में 1 2 3 4 5 6,
ऐसे ही इसमें क्या होता है, इसमें ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं, देखो 6 फेस इसमें, 1 2 3 4, एक आगे का एक पीछे का, 6 होंगे। इसमें जो ये जो इसके कॉर्नर है, इन पर सभी पर एक एक कांस्टेंट पार्टिकल रखा होता है ऐसे। तो इस कांस्टेंट और आपस में एक दूसरे टच करते रहते हैं। इन कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो ये पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा, इसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इस कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो सेंटर पॉइंट होता है क्यूब में, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। ठीक है, ये आगे आएगा अपने में। अब लिखो, ईच कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ, each constituent particles of crystal lattice, crystal lattice, crystal lattice is known as lattice point, is known as lattice point, is known as lattice point। ये हो गई क्वेश्चन। अब अगला हेडिंग डालो, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यहां से समझते जाना इसको ढंग से। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होती है। CELL डालना है सेल की, CELL, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। देखो इसमें क्या किया है, दो कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में जो जगह थी उसमें अगला फिट कर दिया। ठीक है, ऐसे ये पूरा बना रखा है। जैसे इन दो के बीच में जगह ये होगी, ऐसे मान यहाँ भी पार्टिकल्स होगा। ठीक है, ऐसे इधर पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, तो उनके बीच में जो दो पार्टिकल्स बीच में जगह होगी उसके बीच में ये फिट कर देंगे और इनको टच करते हुए बनाना है। देखो ये इधर से टच रहेगा, इधर से टच रहेगा, इधर से भी, इधर से भी और इधर से इधर से। ठीक है, इसके उससे बनाते हैं, मतलब ढंग से कोई गोला वगैरह किसी से बनाते हैं ना, तो उसमें अच्छा से बनता है ढंग से। अब देखो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है। ठीक है, इसमें एक ये क्या है, क्रिस्टल कौन सा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें क्रिस्टल लैटिस कैसे बनेगा, देखो होता क्या, कैसे होता है, इन कांस्टेंट पार्टिकल्स के सेंटर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इस वाले का ले रहा हूं, अब इन चारों को मिला देंगे, सभी को मिला देंगे, मतलब इसको इससे, इसको इससे, ये बन गया। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया। अब देखो ऊपर वाले को इसके ऊपर वाले से मिलाना है, नीचे वाले को नीचे वाले से, ऐसे ही इसमें होगा। तो ये ऊपर वाले से मिल गया, नीचे वाले से मिला देना। इसको ऊपर वाले से मिलाएंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मिलाएंगे, तो एक क्यूब बन गया ना इसमें। तो ऐसे ही देखो, ऐसे ही अगर इसको बार बार रिपीट करेंगे, ये तो एक यूनिट सेल है, एक छोटी सी यूनिट सेल, जैसे क्यूब होता है वो एक यूनिट सेल ही होती है, ये तो एक यूनिट सेल है। इसका अगर बार बार इसका रिपीटेशन करेंगे, बार बार इसको रिपीट करते जाएंगे, मान लो आगे ये बना दिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ रिपीट होगा, आगे पीछे, ये हो गया। उसके बाद इसको, ये चार हो गए। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिला, तो ये तो मिल ही रहे हैं पहले ही, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिला देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो एक और बन गई इसमें। तो लगातार इस यूनिट सेल, तो ये एक होती है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल की, स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा किसी भी क्रिस्टल का, उसको तो बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, और इस क्रिस्टल में, इस यूनिट सेल के बार बार इसका अगर रिपीटेशन होगा, बार बार ये रिपीट होती जाएगी, मतलब आगे ये आ गई, उसके आगे और आएगी, ऊपर भी आएगी, नीचे आमने सामने हर जगह आएगी, तो एक पूरा क्या बन जाएगा, पूरा एक लैटिस बन जाएगा, जाल बन जाएगा ना पूरा एक। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, इसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। ये तो एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है यूनिट सेल तो,
और इसका अगर बार बार रिपीटेशन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल लैटिस का। आगे सभी समझ में। और इसके जो ये पॉइंट है, ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं इनको, ठीक है। अब इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपस में टच रहते हैं सारे, वो अपन बोर्ड पे नहीं बना सकते ढंग से, तो लेकिन देखो ये ऐसे रहेगा, ये इससे टच में रहेगा, फिर ये वाला टच रहेगा ऐसे, फिर ये आपस में ऐसे टच रहेगा इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, ये वाला भी मतलब बीच में आएगा बिल्कुल ऐसे, ये इससे टच रहता है, ये इससे रहेगा, और ये बीच में एक बीच में ऐसे रहेगा, ठीक है। ये सारे आपस में, ये जो पॉइंट है ये कांस्टेंट पार्टिकल्स है, इनके ये जो पॉइंट होते हैं इन्हीं क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस पॉइंट, ठीक है। ये समझ में आ गया। लिखो इसमें इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करना। यूनिट सेल इज द smallest part which when repeated again and again, बार बार रिपीट करेंगे स्मॉलेस्ट पार्ट को, इन ऑल डायरेक्शंस। शुरू में लिख दिया यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ऑल डायरेक्शंस रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस, इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देना। रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है। हेडिंग लगाओ, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। अगर पैरामीटर पूछे तो कौन कौन से थे, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। देखो एक यूनिट सेल बना रहा हूं, चलो इधर की साइड बना रहा हूँ। ये एक डिब्बा बन गया, यूनिट सेल बन गई। इसमें वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बना दिया और ये जेड एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब पैरामीटर में हमको दो चीज़ याद रखनी है। एक तो ये लेंथ मान लो हम ए मान रहे हैं, इधर से लेकर और इधर तक की ए, ठीक है। इधर से इधर तक की बी, इधर से इधर तक की मान रहे सी। इनके बीच में एंगल क्या होगा, देखो ए बी सी देख रहे हैं, एक तो ये ए बी सी हो गए। इनके बीच में एंगल जो होगा उनको लिखते हैं अल्फा बीटा और गामा से, अल्फा बीटा और गामा से। अब देखो इधर पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो ए बी सी होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, कोई जरूर नहीं एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हो। अब देखो ये ए और बी और सी मान लिया। अब इसके बीच में कोण कैसे निकालेंगे, इसके मतलब एंगल जो होता है अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, ये एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल को ध्यान रखना, ऐसे मत लिख देना कि इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा गामा मान लिया। कैसे निकालेंगे, ये दोनों लिख देना ऊपर नीचे ऐसे, ए बी सी लिख देना, अल्फा बीटा गामा लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो ए ये है, इनके बीच में कोण देख रहे हैं, पहले ये वाला एंगल देख रहे हैं, ए ये है और बी ये है, तो ए ये रहा और बी ये रहा, इन दोनों को ढक लो। कौन सा बचा, गामा बचा, तो इनके बीच में क्या आएगा, गामा आएगा, ठीक है। ऐसे बी और सी को ढको, इनके बीच में ये वाला देख रहे हैं, अब बी और सी को ढक लो, ये बी रहा और ये सी रहा, तो क्या बचा, अल्फा बचा, तो इनके बीच में अल्फा आ जाएगा एंगल, ठीक है। ऐसे ही ए और सी को तो ढक लो, ये ए ढक लो और ये सी क्या आ जाएगा, बीटा, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, बीटा एंगल आएगा। तो हमको पैरामीटर्स में पहला तो ये देखना है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकते और नहीं हो सकते, और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या क्या होता है, अल्फा बीटा गामा कैसे बनेंगे, ये दो पॉइंट लिखना है, ठीक है। सभी को आ गया समझ में। अब ये तो डायग्राम बनाओ और ये भी साइड में ऐसे लिख लेना,
ठीक है, मतलब याद रखने के लिए कैसे, जिसके बीच में बी और ए के बीच में देख रहे हैं तो ये बी रहा, ये ए रहा, तो ये दोनों ढक लेना, ये एंगल आएगा। ठीक है, ऐसे बना लो इसको। और नीचे लिखना है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अगर तुमने ऐसे बना दिया डिब्बा तो इधर हो जाएगा, कोई वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लो किसी ने ऐसे बना दिया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे। लेकिन ऐसे बना लो तुम, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, ऐसी ये वाली और ये। अगला हेडिंग डालो इसी में ही, जैसे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल डाला था ऐसे ही डालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। देखो देखो इसके 3 कैरेक्टर लिखने। पहला तो ये आ जाएगा कि इसके तुमको बता ही दिया है कि इसके जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, जिस पर भी कांस्टेंट पार्टिकल्स रखे होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखना है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें? दूसरा पॉइंट ये आएगा कि ये जो पार्टिकल्स है ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये आएगा। तीसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें? तीसरा है लैटिस पॉइंट, एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस। और तीसरा ये आएगा इस यूनिट सेल की बार बार अगर रिपीटेशन करेंगे तो लैटिस का फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा। मतलब एक ज्योमेट्री बनती जाएगी, लंबी ज्योमेट्री बनती जाएगी। ठीक है, ये तुमको बता रहा कि सारे पॉइंट वही है, इसके यही कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, इसको बार बार मतलब इसको रिपीट करते जाएंगे तो ये आपस में जुड़ते जाएंगे, एक स्ट्रेट चेन बनती जाएगी। उसके बाद हेडिंग डालो, अब समझते जाना ध्यान से। ठीक है, आगे आगे, अभी तक तो ऐसा कुछ समझने का था भी नहीं। देखो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो, यूनिट सेल हमको 2 टाइप की पढ़नी है। एक तो पहले तो उसमें भी आगे आएंगे, दूसरे में देखो किसके बेस पे पढ़ना है? लोकेशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ? मान लो ये पूरा एक रूम है, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स इन कॉर्नर पर है। ठीक है, कितने कॉर्नर हो गए टोटल? 8 हो गए ना, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन कॉर्नर पर है। इसके अलावा और कहीं और भी उपस्थित हो सकते हैं क्या कांस्टेंट पार्टिकल्स? तो लोकेशन कांस्टेंट पार्टिकल्स की क्या क्या है, उसके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन है टाइप से इसके। ठीक है, तो देखो मेनली 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल, सिंपल यूनिट सेल, या इसको प्रिमिटिव। प्रिमिटिव भी क्या होता है?
सिंपल ही होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है प्रिमिटिव, या इसको बेसिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, बेसिक यूनिट सेल, सिंपल प्रिमिटिव या बेसिक यूनिट सेल। इसमें तो कोई टाइप नहीं पढ़ना हमको। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमको 3 टाइप पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है तीनों। 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, ये दोनों और ये लास्ट वाला तो आता भी नहीं है। देखो सबसे पहला होता है, तुमने सुना हो तो BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, BCC बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा होता है FCC, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा होता है ECC, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सबसे पहले सिंपल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड हेडिंग में इन तीनों के बारे में पढ़ना है, BCC और FCC, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, और ECC के बारे में भी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। FCC जो होता है ना, इसके और भी नाम आते हैं, वो बाद में बताऊंगा। SCP और CCP भी आते हैं, इसी में आते हैं, मतलब वो भी SCP और CCP। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, वो आगे आएंगे, तो ये पढ़ने पहले, ठीक है। अब एक काम करो, लाइन लिखो एक, पहले इसमें लिखो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ constituent particles, on the basis of location of constituent particles, unit cell is classified, unit cell is classified in 2 types, TWO, in 2 types। फर्स्ट हेडिंग डाल लो, सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल, सिंपल प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल। ठीक है, देखो सिंपल यूनिट सेल क्या होती है। सिंपल यूनिट सेल की डेफिनेशन ये है कि इस टाइप की जो यूनिट सेल होगी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का मैं सिर्फ सेंटर बना रहा हूं। देखो मैंने तुमको पहले बताया था कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे ये सेंटर हो गया इसका, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया इसका, बड़े बड़े कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सभी को ढके रखते हैं, लेकिन मैं इनका सिर्फ सेंटर बना रहा हूं ये, और सेंटर ही बनाना है अपने को तो इसमें तो, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या आती है, इसकी डेफिनेशन ये आती है कि इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो इस क्यूब के क्या होंगे, सभी कॉर्नर्स पर होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पर, और कहीं नहीं होगा, ना तो इसके सेंटर में होगा, ना इसके फेस पर होगा, कहीं भी नहीं होगा, सिर्फ कहाँ होगा, कॉर्नर्स पर। इसमें टोटल कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 कॉर्नर है। तो इसमें अब देखो कांस्टेंट पार्टिकल्स, मैं यहां लिख रहा हूं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट कितने इसमें 8 है, कहां पर है, कॉर्नर्स पर है, कॉर्नर्स पर है ना 8। ध्यान रखना इसमें लैटिस पॉइंट बताएं 8। अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स पूछे तो कांस्टेंट पार्टिकल 8 नहीं होते, वो आगे निकालेंगे कितने होता है। इसमें सिर्फ कांस्टेंट पार्टिकल्स सिर्फ 1 आता है, इसमें सिर्फ 1 कांस्टेंट पार्टिकल होता है। ये तो क्या है, लैटिस पॉइंट है ये, इसके वो आगे निकालेंगे कांस्टेंट पार्टिकल्स भी, ठीक है। इसमें लैटिस पॉइंट 8 है जो कॉर्नर्स पर है, लेकिन इसमें जो आएगा कांस्टेंट पार्टिकल्स आएगा वो सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। और देखो सिंपल यूनिट सेल को लिख लेना, SC बोलते हैं या SCC बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल, ब्रैकेट में लिख लेना। पर इसके डेफिनेशन समझ में आ गई ना कि इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे कॉर्नर्स पर होंगे,
लेकिन अब इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स का नंबर नहीं लिख रहे, नंबर किसका लिख रहे हैं, लैटिस पॉइंट का। कांस्टेंट पार्टिकल्स इसमें निकालेंगे आगे, मतलब पहले इन सबको पढ़ लेते, उसके बाद सबके क्या निकालेंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स निकालेंगे। ठीक है, इसमें लैटिस पॉइंट 8 है लेकिन कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ एक आएगा, वो बाद में देखेंगे। ये डायग्राम बनाओ और इसका आगे लिखो ऐसे ही। एट कॉर्नर्स लिख लेना ब्रैकेट में, एट कॉर्नर।